नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव साहब की, जो कि अमित शाह के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनका मिलना जुलना, उठना बैठना उनके साथ अधिकता लिए हुए है। तो क्या शाह साहब केशव को ताकत देने जा रहे हैं? उसका कारण ये है, कयास ये लगाए जा रहे हैं, पिछले 4 दिनों में 3 सियासी मुलाकातें हो चुकी हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं केशव मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने 8 से 11 जुलाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सियासी गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी है। चर्चा शुरू हो गई है कि केशव का कद बढ़ने जा रहा है, केशव को प्रदेश या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार भी माने जा रहे हैं। हालांकि केशव के करीबी उन्हें सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजनेता और राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। हर मुलाकात के पीछे कुछ निहितार्थ होते हैं, स्वार्थ होते हैं। केशव की इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या केशव प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं अथवा नहीं? 15 जून को शाह ने कहा था कि मेरे मित्र केशव। अब गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य कहकर बुलाया था, संबोधित किया था उन्होंने। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था, शाह पहले भी केशव को मित्र कहकर संबोधित कर चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश सरकार और केशव प्रसाद के बीच तकरार बढ़ी है। केशव संगठन को सरकार से बड़ा बताते रहे हैं, आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा भी उठा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक मंच से केशव को मित्र कहकर गृह मंत्री ने सरकार और संगठन को साफ संदेश दे दिया है कि केशव की अहमियत कम नहीं है। 4 दिन में 3 मुलाकात हुई, संदेश दिया क्या गया है, अब पता ये करना होगा। हालांकि 15 जून की तस्वीर शेयर की गई है। सिपाही भर्ती के नियुक्ति पत्र देने के दौरान केशव को मित्र कहकर संबोधित किया था। मंच पर सीएम योगी भी मौजूद थे और सीएम योगी से तो ईंट और कुत्ते वाला बैर है। 8 जुलाई को शाह से दिल्ली में मिले थे केशव प्रसाद मौर्य। 8 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुलाकात की थी। केशव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अमित शाह से मुलाकात कर 2027 में यूपी में 2017 दोहराने और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब ये फोटो भी शेयर की है डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। अमित शाह के साथ दिल्ली में जो मुलाकात हुई, मुलाकात के मायने क्या हैं? तो राजनैतिक विश्लेषक मानते हैं 2017 विधानसभा चुनावों के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केशव की अगुवाई में ही लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि केशव ने 2022 में मिली जीत का जिक्र नहीं किया। 2022 विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था। इससे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि पार्टी केशव को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है।
इसलिए केशव ने 2027 में 2017 दोहराने की बात की है। 9 जुलाई को राजनाथ को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। केशव मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और केशव से मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने की बात भी कही गई थी और एक फोटो भी शेयर की गई है राजनाथ केशव की मुलाकात की। तो राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि यूपी में केशव के मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टी नेतृत्व राजनाथ सिंह की भी सैद्धांतिक सहमति अवश्य लेगा। केशव ने राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात के जरिए अपना पक्ष मजबूत किया। 11 जुलाई को राज्यपाल का लिया था मार्गदर्शन। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद केशव मौर्य ने 11 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी सरकार और संगठन के मुद्दों पर आनंदीबेन की राय, हालांकि वो राज्यपाल हैं, वो किसी पार्टी के सदस्य रही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी अहमियत रखती है। यही वजह है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वह लगातार राज्यपाल का पद संभाल रही है। और वैसे भी अगर वो 5 साल से ज़्यादा हो गए तो उनके संबंध नरेंद्र मोदी से निजी तौर पर भी हैं, ये भी कारण है। 11 जुलाई को केशव मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की थी और चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव मौर्य 2022 में सिरादू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। जानकार मानते हैं केशव को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी को भी चुनाव हारने के बावजूद फिर से उत्तराखंड में सीएम बनाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति यही है कि हारने वालों को भी कंधों पर बिठा लेते हैं और बल्कि जो हार भी जाएं और किसी सदन के सदस्य भी ना हों, उनको राज्यसभा सदस्य बनवाकर उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। वो पंजाब से बिट्टू हैं। विधानसभा परिषद में नेता सदन का भी पद दिया। सीएम योगी ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधानसभा परिषद में सदन नेता बनाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने दखल देकर केशव को परिषद में नेता सदन बनाया। इसके जरिए पार्टी नेतृत्व ने संदेश दिया था कि संगठन के लिए सीएम और योगी और केशव समकक्ष हैं। विधानसभा में सीएम योगी सदन नेता रहेंगे तो विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे और केशव मौर्य को प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी गई है तो वोट बैंक का गणित भी साधा जा सकेगा। अब ये मौर्य, कुर्मी, निषाद, राजभर छिटक गया। विधानसभा चुनाव 2022 से लेकर लोकसभा चुनाव परिणाम के आकलन से साफ हुआ कि प्रदेश में मौर्य, कुर्मी, निषाद और राजभर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर सपा और कांग्रेस में गया है। 2022 में रायबरेली की मौर्य बहुल ऊंचाहार सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य चुनाव हार गए थे। सीट पर मौर्य समाज का वोट बसपा की अंजलि मौर्य को मिला था। आंवला से भी सपा के नीरज मौर्य महज एक दिन की चुनावी तैयारी में सांसद चुन लिए गए। सुल्तानपुर में सपा के राम भुआल निषाद ने भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री मेनका गांधी, जो कि राहुल गांधी की चाची हैं और सोनिया गांधी की देवरानी हैं, को चुनाव हराया। संत कबीर नगर में सपा के लक्ष्मीकांत निषाद ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को चुनाव हरा दिया था। सलेमपुर से सपा के उमाशंकर राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के रविंदर कुशवाहा को चुनाव हराया था। फतेहपुर में सपा के नरेश उत्तम पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की साध्वी निरंजन ज्योति, जो रामजादे और हरामजादे कहा करती थी, अंबेडकर नगर की सपा से लालजी वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को रितेश पांडे को हराया था। यही वजह है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अब मौर्य, राजभर, निषाद और कुर्मी समाज से ही
प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मंथन कर रहा है। मौर्य समाज को नेतृत्व देने से मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा समाज भी साधे जा सकते हैं। तो जातिगत नीति कौन करता है? राजनीति, ये जातिगत राजनीति, ये ओछी मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और किसी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुकर्म करती रहती है और उनको बढ़ावा देते हैं योगी, मोदी, नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में ही एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। केशव शुरुआत से ही कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि पार्टी के अधिकांश विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता केशव से ही दुख सुख साझा करते हैं। मौजूदा माहौल में जिस तरह अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार चल रही है, ऐसे में केशव निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का पक्ष करेंगे। इससे सरकार और संगठन के बीच तकरार बढ़ेगी। पंचायत और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सरकार और संगठन के बीच बेहतर संवाद और समन्वय भी जरूरी है, जो कि नहीं है। लिहाजा पार्टी नेतृत्व सरकार और संगठन में रोज रोज के झगड़ों से बचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन की कमान सौंप सकता है जो सरकार के आगे समर्पण किए बिना बेहतर तालमेल बना सके। भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर निर्णय करेगी। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय का कहना है, केशव यूपी के महत्वपूर्ण नेता हैं, ओबीसी के प्रमुख नेता हैं जो अखिलेश यादव के पीडीए पर सीधा हमलावर रहते हैं। जहाँ तक मुलाकात का सिलसिला है, केशव गृह मंत्री की मुलाकात होती रहती है। ये संगठन पर अंदरूनी विषय है। कई बार माहौल जानने के लिए भी राजनीतिक शगुफे छोड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कसौटी पर फैसला करेगी। और केशव को अध्यक्ष बनाने की चर्चा 2022 में भी थी। केशव भारतीय जनता पार्टी के लिए रोल मॉडल है। केशव के नेतृत्व में ही पार्टी 309 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत सोच समझकर फैसला करता है। पार्टी कसौटी पर आंकलन करेगी। आनंद राय की ये विचारधारा है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट का कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के सीएम की सहमति से वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यही काम यूपी में क्यों नहीं हो रहा? सभी राज्यों में सीएम की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, तब यूपी में योगी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना सत्ता संघर्ष का संकेत दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि गृह मंत्री के मित्र केशव की सियासी ताकत कितनी बढ़ती है। मध्य प्रदेश का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। केशव को अध्यक्ष बनाने से सीएम और उनके बीच की जंग तेज हो जाएगी। इससे चुनाव से पहले पार्टी को नुकसान होगा, ये वीरेंद्र नाथ भट्ट जो हैं उन्होंने कहा है। और केशव प्रसाद मौर्य का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत ही शानदार, तेजस्वी और ओजस्वी रहा। जहां तक नए प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो वह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। पार्टी के प्रदेश परिषद के सदस्य नया अध्यक्ष चुनेंगे। ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संतोष सिंह, ये इन्होंने कहा है। और एक ये भी खबर है कि यूपी में कुछ साल और नहीं होगी टीचर की भर्ती। 6 साल से वैकेंसी नहीं, हर साल 4.5 लाख बीएड, डीएलएड और अभ्यर्थी पास। यूपी में कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों के लिए 6 साल से सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं निकाली है। दूसरी ओर सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर रही है, यानी बंद कर रही है। सरकार का यह कदम शिक्षा के सुधार के लिए भले हो, लेकिन टीचर की नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सपना टूटने जैसा है। इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड करने जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये यूपी की राजनीति का एक जो हथकंडा है, वो बीजेपी इन हथकंडों में माहिर है, तो ये हमने आपको बताया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार प्रकट करें। और एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल
अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, मोहल्ले वाले, पड़ोसियों और जिस समाज में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को प्रिस्क्राइब करें और उनको बताएं कि ये चैनल कैसा है, जो कि निष्पक्ष होकर बेबाक टिप्पणी करता है और किसी भी सीबीआई, ईडी, आईटी से डरता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप ये काम अवश्य करेंगे और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कराएंगे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। मैं एक एक सब्सक्राइबर को 100 सब्सक्राइबर और हमारे पक्ष में ढूंढकर उनको सब्सक्राइब कराने का दायित्व सौंपता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।